So today we are going to start the revision part, or basically this revision part is associated with the chapter we have completed earlier like GOC and isomerism and hydrocarbon, right? तो हमने जो है GOC, isomerism और हाइड्रोकार्बन जो है कवर अप किया है. तो for the NEET student we are going to revise that part in this 2-3 क्लास जो भी हमारी होंगी 2-3 क्लासेस. तो इसमें हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे. और रिवीजन में बेसिकली क्या है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो नहीं फिगर आउट कर पाते स्टूडेंट, या बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं और उन लॉजिक्स में जो है हमें प्रॉब्लम रहती है समझने में. तो उन्हीं सब चीज़ों पे जो है इसमें हम फिगर आउट करेंगे कि कैसे जो है आइसोमेरिज्म का जो टेक्निकल पार्ट है उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे जो है हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, राइट. तो आई नो डेट कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर हम बात करें बेसिकली वी वांट्स टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, फार्मूलाज. तो फार्मूलाज तो आप इजीली लिख भी सकते हो और उसको याद भी कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद डैट. बट द अदर थिंग लाइक कि इंटर कन्वर्जन, जैसे प्रोजेक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास कई तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं. जैसे मैंने बताया भी था आइसोमेरिज्म में वी नो डेट कि देयर आर फिशर प्रोजेक्शंस, ओके, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, उसके अलावा जो है साहर्स प्रोजेक्शन है, देन आफ्टर उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन है. अब क्या है कि इंटर कन्वर्जन का जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको जो है हम कैसे फिगर आउट करेंगे और कैसे जो है हम उसको बोलेंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम फिगर आउट करें कि हमारे पास कोई न्यूमैन प्रोजेक्शन है, राइट, और वो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसमें जो है हमें उसको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में या किसी भी प्रोजेक्शन में. तो व्हाट विल बी द वे टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट. जैसे लेट्स सपोज दैट कि वी हैव दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. तो जैसे हमारे पास ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है और इसको जो है हमें फिगर आउट करना है और कन्वर्ट करना है किस में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में. तो जैसे यहाँ पे देखो कि हम बेसिकली इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, जिसमें ये 2 कार्बन है बट दे आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन H, T and D. तो बिकॉज ऑफ डैट दे बोथ कार्बन्स आर एसिमेट्रिक और आर कायरल कार्बन एटम. तो इसकी वजह से जो है हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर कायरल कार्बन एटम. तो ये कायरल कार्बन एटम्स हैं, बोथ आर, बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट कनेक्टेड टू दिस कार्बन. तो कायरल कार्बन एटम इनको हम बोलेंगे. तो अगर हम इनको कायरल कार्बन एटम बोल रहे हैं तो अब हमने इन कार्बन के अराउंड जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया तो कुछ इस तरीके का बनाया. अब यहाँ पे देखिए कि न्यूमैन में क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज फ्रंट कार्बन. किसको जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन बोलते हैं, कि ये फ्रंट कार्बन होता है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे इसकी, ये जो सर्कल वाला है ये हमारा बैक कार्बन होता है, राइट. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को, अगर मैं आपको यहाँ देखने के लिए बोलूँ फ्रॉम दिस साइड, राइट, तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे इसको इस डायरेक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बन जो है इस कार्बन को क्या ओवरलैप कर लेगा, राइट. तो ये पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा. जब आप इस तरफ से देखना शुरू करोगे तो सिर्फ फ्रंट वाले कार्बन दिखेगा और उसके तीनों बॉन्ड्स भी आपको नजर आएंगे, और पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा. तो इसलिए उसकी कनेक्टिविटी सिर्फ आपको बाहर से निकलती हुई नजर आएगी. दैट इज द एग्जैक्ट सेम वे वी आर प्रेजेंटिंग इन द न्यूमैन प्रोजेक्शंस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने सेम चीज़ की है कि फ्रंट कार्बन की कनेक्टिविटी और वो तो हमें दिख रहा है बट द बैक कार्बन इज नॉट क्लियर टू अस. दैट्स वाई जो है हमने यहाँ पे एक सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसके जो बॉन्ड है ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं. तो ये हमें क्लियर हो गया क्योंकि इसमें ये भी मैंने बता दिया कि क्यों जो है हम ऐसा, ठीक है, प्लॉट कर रहे हैं. अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल की बात होती है तो डायहेड्रल एंगल में
ये जो हमारा फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में जो एंगल होता है इनको बोलते हैं हम डाइहेड्रल एंगल। तो इनको डाइहेड्रल एंगल बोला जाता है। और ये डाइहेड्रल एंगल जो है बेसिकली क्या है कि जब हम कन्फर्मर एनालिसिस की बात करते हैं तो कन्फर्मर एनालिसिस में हमें कई सारे कन्फर्मर पढ़ने होते हैं। बट अगर हम रोटेशन की बात करें कि इनके बीच में जो है डाइहेड्रल एंगल हम कुछ भी ले लें, 0 से लेके 60 तक कुछ भी ले लें, जो हमने ये दो मार्क किए दोनों हाइड्रोजन, तो बिटवीन 0 to 60 देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। कि यहाँ पे जो है 0 से 60 के बीच में जो है कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कि इनफाइनाइट जो है अरेंजमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम बोलें तो इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर होंगे, बट ऑल डेट इनफाइनाइट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। हमें जो है इसमें उस इनफाइनाइट को दो में कन्वर्ट कर लेता है, एक तो स्क्यू में और दूसरा होता है एक्सट्रीम में। तो स्क्यू और एक्सट्रीम, तो स्क्यू में जो है डाइहेड्रल एंगल जो है 0 से 60 के बीच में होता है बिटवीन, अगर हम इन दो नियरेस्ट को लेके डिफाइन करें इन दोनों को, ठीक है, तो ये डाइहेड्रल एंगल जो है बिटवीन 0 to 60 डिग्री होगा। और एक्सट्रीम में जो है इट विल बी 0 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस एंड वी हैव टू ओनली कंसीडर दीज टाइप ऑफ कन्फर्मर कि एक्सट्रीम कन्फर्मर जो है हमें स्टडी करने। तो व्हाट अबाउट द स्क्यू कन्फर्मर? तो ये बेसिकली जो है स्टेबिलिटी में बस जो है इंक्लूड होते हैं, कि स्टेबिलिटी में हम इनको लेते हैं। तो स्टेबिलिटी में जो है जैसे जिनमें 60 होता है उनको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। वी नो दैट कि उनको जो है क्या बोला जाता है, स्टैगर्ड बोला जाता है। और स्टैगर्ड कन्फर्मर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। देन आफ्टर स्क्यू होता है, क्योंकि स्टैगर्ड में जो है एंगल कितना लेते हैं हम, 60 डिग्री। स्क्यू में 0 से 60 के बीच में होता है। और सबसे लास्ट में आते हैं एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स में जो है एंगल बेसिकली क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल जितना कम होगा द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स या द मॉलिक्यूल्स और द एटम विल बी लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल से दैट कि अगर स्पेस कम होगा देन द स्टेरिक रिपल्सन विल बी हायर। तो स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसलिए जो एंगल के बेसिस पे हमने बनाया है। बाकी इनमें जो है फर्दर स्टैगर्ड में दो टाइप हम लिख देते हैं। एक तो जो है फुल्ली स्टैगर्ड, तो एक फुल्ली स्टैगर्ड होता है, और दूसरा जो है एट द सेम टाइम दैट इज पार्शियली स्टैगर्ड। पार्शियली स्टैगर्ड, तो फुल्ली और पार्शियल में स्टेबिलिटी को लेके ऊपर नीचे होता रहता है, और वो इसलिए क्योंकि कई बार जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, तो बिकॉज ऑफ डेट वी विल से डेट कि पार्शियली स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन फुल्ली स्टैगर्ड। बट एक्लिप्स में जो है ऐसा कुछ नहीं है। एक्लिप्स में जो है बहुत सिंपल सी सिचुएशन है कि इसमें जो है फुल्ली एक्लिप्स जो है लेस स्टेबल होता है इसके रिलेटिवली पार्शियली के लिए। तो फुल्ली एक्लिप्स्ड एंड पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो इन दोनों को कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो इसमें पार्शियली एक्लिप्स्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, फुल्ली। और यहाँ पे जो है किसी को भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल, इसके बाद हम इस पे लौटेंगे, इंटर कन्वर्जन भी दिखाएंगे आपको कि कैसे इंटर कन्वर्जन होगा। बट बिफोर डैट जो है अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इथाइलिन ग्लाइकोल का कन्फर्मर बनाइए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट हमने लिखा है पार्शियली, इसको जो है गोची वर्ड से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यू कैन सिंपली ऐड द वर्ड गोची। इनके लिए जो है एडिशनली आप वर्ड क्या लिख सकते हो, गोची। अब इथाइलिन ग्लाइकोल से हमारा मतलब है कि हमें इस मॉलिक्यूल का कन्फर्मर जनरेट करना है जिसमें दो OH इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक तो सिचुएशन ये है फ्रंट और बैक कार्बन को लेके, द OH आर एंटी टू ईच अदर, दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन।
एंड द सेकेंड सिचुएशन इज लाइक दैट, जैसे यहाँ पे एंटी है, ये फुल्ली स्टैगर्ड है। और वहीं जो है अगर हम बात करें फुल्ली स्टैगर्ड के बाद पार्शली की, कि यहाँ पे जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, तो ये जो पार्शली और फुल्ली स्टैगर्ड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे स्टेबिलिटी के पीछे रीजन हम क्या लेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा जो गॉशी फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, किससे, एंटी से। इसको हम एंटी बोलते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड को। तो फुल्ली स्टैगर्ड बोलने का पर्पज़ बहुत सिंपल है कि जो बल्किएस्ट ग्रुप हैं वो एक दूसरे से एकदम दूर है, अपोजिटली जुड़े हुए हैं, राइट, एंटी जुड़े हुए हैं। तो ये एंटी है, फुल्ली स्टैगर्ड जिसको हम बोल रहे हैं। और वहीं जो है ये गॉशी है जो कि हमारा जो है पार्शली स्टैगर्ड है। तो ये फुल्ली स्टैगर्ड है, और सिमिलरली जो है ये जो गॉशी फॉर्म है ये जो है क्या है, पार्शली स्टैगर्ड है। तो नॉर्मली अगर हम किसी एल्केन का बनाएंगे तो एल्केन में जो है हमेशा फुल्ली स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल आता है, किससे, पार्शली स्टैगर्ड से। बट कुछ इस तरीके की सिचुएशन जब हो जाती है, जब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस तरीके की पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, तो फिर जो है हमारा ऑर्डर जो है डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इनिशियली डेवलप किया था। तो थोड़ा उस पर लौट आते हैं और इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि हम जो है किसी को भी ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ओके, तो ये कायरल है, यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जो है कार्बन के पास जो है 3 डिफरेंट है, दोनों कायरल हैं, ये भी, तो दोनों कायरल हैं, डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको फिगर आउट करना चाहते हैं, या इसको जो है हम, ये जो है बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट इनटू सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जैसे ये फ्रंट कार्बन है, तो देर इज़ अ वेरी सिंपल अजम्पशन एंड विच इज़ रिलेटेड टू डेट कि लेट्स सपोज दैट यू हैव टू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए हाउस और समथिंग लाइक डेट, कोई सीनरी विनरी बनाना है आपको। ठीक है, तो इससे हमें पता है कि सीनरी में क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जो चीज़ हमसे बहुत दूर होती है, लाइक माउंटेन्स वगैरह, तो आपको जैसे एक A4 शीट दी गई है, ठीक है, ड्राइंग पेपर दिया गया है, तो आपको याद होगा कि सीनरी जब ड्रॉ करते हैं तो माउंटेन्स को जो है इस पेपर में सबसे ऊपर ड्रॉ करते हैं। माउंटेन्स को इस पेपर में जो है कहाँ पे, सबसे ऊपर प्लॉट करते हैं, राइट। और वहीं जो है अगर सबसे नियरेस्ट वाले की बात करते हैं तो नियरेस्ट वाला जो है वो जो है कहाँ पे प्लॉट करते हैं, सबसे नीचे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे दूर वाली पोजीशन है उसको पेपर में ऊपर प्लॉट किया जाता है, और जो नज़दीक होता है उसको पेपर पे नीचे प्लॉट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस 3D प्रोजेक्शन को एक प्लेन पे हम ड्रॉ करने की बात करेंगे, तो प्लेन पे ड्रॉ करने की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सिंपली आप क्या करोगे कि जो फ्रंट कार्बन है वो थोड़ा सा नीचे होगा और जो बैक कार्बन है वो थोड़ा सा ऊपर होगा। इंक्लाइंड जो है थोड़ा सा वे हम रखेंगे, ओके, इंक्लाइंड वे। तो ये तो हमारा ये हो गया फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। देन आफ्टर इसमें जो है अगर हम फिर फिगर आउट करेंगे कि कैसे हम इन बाकी को प्लेस करें, किस तरीके से जो है बाकी का प्लेसमेंट करें हम इसमें। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन बहुत सिंपल है कि अगर हमें बाकी के प्लेसमेंट की बात करनी है तो इसको ऐसे ही उठा के यहीं पे प्लेस कर दो, कोई इसमें डिफरेंस नहीं करना। एग्जैक्टली जो है इसको यहाँ से जो है उठा के यहाँ पे रख देना है, एग्जैक्टली इसी पोजीशन में, हमें कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने। ठीक है, फ्रंट कार्बन से ऐसे ही H कनेक्ट कर देना, ऐसे ही D कनेक्ट कर देना, ऐसे ही T कनेक्ट कर देना। सिमिलरली जो है वैसे ही जो है आपको बैक कार्बन में करना है, उसमें भी जो है आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली इन द सेम वे।
अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये जो है हमारा जो प्रोजेक्शन निकल के आया, ठीक है, तो ये न्यूमैन से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉ हॉर्स में। ये प्रोजेक्शन क्या है, सॉ हॉर्स, और ये जो है न्यूमैन है। तो हमने न्यूमैन से सॉ हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये तुमको बताया। अब देखो यहाँ पे इसको एग्जैक्टली एक क्लॉक के जैसा एज्यूम कर लो, जैसे घड़ी होती है, राइट, सभी ने घड़ी देखी होगी। तो अगर हम इसमें मार्किंग करें, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, सबके बीच में एंगल 60 है, 60 का गैप है सबके बीच में। ये जो आपको 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, राइट, 3 फ्रंट वाले के और 3 बैक वाले के। तो ये जो बड़ा पॉइंट है ये 12 o'clock होगा, ये 2 होगा, ये 4 पे होगा, ये 6 पे होगा, ये 8 पे होगा, ये 10 पे होगा, राइट। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो 12 और 6 वाले होते हैं दे फॉर्म द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, कि यहाँ पे हमें ये पता करना होगा कि प्लेन कौन सा बनाएंगे। 3D में जो है ऑब्वियस ये बात है कि 3D में जो है हमें प्लेन बनाना होगा, प्लेन के साथ साथ जो है हमें फिर बताना होगा कि कौन सा एटम जो है वो हमारी तरफ है, कौन हमसे दूर है। तो सारे डिसीजन हमें लेने होंगे। तो इस डिसीजन में जो है सबसे पहले अगर हमें ये डिसाइड करना है कि प्लेन कौन सा होगा, तो प्लेन के लिए जो है वी विल सेलेक्ट द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड 12 डिग्री, और मतलब सॉरी 12 o'clock एंड 6 o'clock। तो 12 o'clock और 6 o'clock वाले को जो है हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंपली अगर मैं इसमें बोलूँ तो ये जो है हमारा ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। तो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता चल गया कि हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद जब हम इसके बेसिस पे इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, फ्लाइंग वेज में, तो हमको प्लेन मिल चुका है। और प्लेन में जो है ये हाइड्रोजन है, तो जो प्लेन होगा उसको सिंपली ऐसे ही प्लॉट करेंगे विदाउट एनी, ठीक है, चेंजेस। तो ये हमारा प्लेन है जो कि हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। देन आफ्टर जो प्लेन के इस तरफ है एटम, बाकी जो 2 बच रहे हैं उसमें जो इस तरफ है, ओके, उस एटम को क्या करेंगे, हमें क्लियरली दिख रहा है कि उस एटम को हम जो है कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो इस तरफ है। तो उनको जो है हम लेंगे किस तरफ, टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल, सॉरी द सबस्टेंस। तो ऑब्जर्वेशन में इनको जो है सॉलिड बेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो इस तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ H है इस तरफ, और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि इस तरफ जो है ये सॉलिड बेस से इसमें जो है किसको रिप्रेजेंट करेंगे, D को। क्योंकि यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ कि जो इस तरफ है प्लेन की तरफ, ओके, तो ये सॉरी T नॉट D, T को लेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन हमें दिख रही है कि यहाँ पे जो है T आ रहा है और यहाँ पे H आ रहा है। अब बचते हैं बाकी 2। तो ये जो बाकी के 2 बचते हैं इनको इसी तरीके से, जिस तरीके से ऑर्डर में लिखे हैं वैसे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में जो है जिस तरीके से 1 2 3 ऐसे प्लॉट किए गए हैं वैसे ही वहाँ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दो कि फर्दर जो है जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो होगा तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे अबे, जो दूसरी तरफ है, और इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इस तरीके से। तो जैसे ऑब्वियस सी बात है कि ये H और T के बीच में, तो वैसे ही हमने प्लॉट किया है, और ये जो है कुछ इधर है D। अब जो है हमारा ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। तो ये जो है किसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, फ्लाइंग वेज में। तो हमने जो है सॉ हॉर्स को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्लाइंग वेज में, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इसको क्लियरली ध्यान दिया होगा तो आप इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 12 और 6 वाला होता है उससे जो है हम प्लेन बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो बिहाइंड जा रहा है एटम, राइट, इसको जो है हम बिहाइंड ही लेंगे। वेज में जो है जो हमारा डैश वाला है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉलिड वेज से किनको रिप्रेजेंट करेंगे, जो रेड से मैंने मार्क किया है जो हमारी तरफ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो हमने किया, अब इसमें जैसे कायरल है तो इसमें प्रायोरिटी देख लेते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी तो 1 रहेगी, ओके। इसके बाद इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 3। तो 1 2 3 अगर हम इसमें देखते हैं
तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सचेंज कितना है, तो यहाँ पे जो है ऑड एक्सचेंज है, तो डेफिनेटली ये जो है क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सिमिलरली जो है अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है ऑब्वियस सी बात है ऑड एक्सचेंज है, तो ये जो है अगर एस दिख रहा है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इट मीन्स जो है एक का कॉन्फ़िगरेशन एस है और दूसरे का आर है। तो अब हम बात करते हैं इसको फिशर में कन्वर्ट करने की। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप दोनों कार्बन, ये रहे आपके दोनों कार्बन, ठीक है, बाकी आप जो है 2 बॉन्ड पहले से ही बना दो। लेट्स सपोज दैट मैंने टी बना दिए पहले से ही। अब हमें अगर एज्यूम कर ले कि जैसे ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट, और ये हमारा बैक कार्बन है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करता है तो फ्रंट कार्बन जो है एस है, तो हमें जो है रेंडमली नहीं पता कि क्या होगा, तो हमने रेंडमली कुछ भी प्लॉट कर दिया। लेट्स सपोज दैट मैंने ये प्लॉट कर दिया, तो रेंडमली मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब मुझे जस्टिफाई करना है कि मैंने इसको सही प्लॉट किया है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो नीचे वाले को हम 1 देंगे, ऊपर वाले को 2 देंगे और इसको 3 देंगे। इट मीन्स ये जो है कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ऑड एक्सचेंज है, तो इसका मतलब कि ये जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, आर। तो इट मीन्स कि मैंने इसको गलत प्लॉट कर दिया है, तो इसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। इसमें जो है सिर्फ मुझे क्या करना होगा, इसमें सिर्फ मुझे करना होगा कि इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दूं मैं। यहाँ पे जो है मैं H ले आऊँ और यहाँ पे जो है मैं D को ले आऊँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम H को कर दें, यहाँ पे D पे कर दें, तो हमारा जो है काम इजीली आसान हो गया। सिमिलरली जो है मैंने रेंडमली यहाँ पे भी प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो रेंडमली अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 1 2 3 जो है ये हमारा कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऑड एक्सचेंज है, तो इसका मतलब ये आर होगा। तो क्लियर है, एग्जैक्ट है, मैंने सही बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे देखो कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ। तो इट वाज लाइक दैट। इसको देखते ही आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक मेसोफॉर्म है। ये जो है एग्जैक्टली क्या है, एक मेसोफॉर्म है। कि सबस्टांस क्या है, एक मेसो कंपाउंड है। तो मेसोफॉर्म है, तो मेसो है तो डेफिनेटली जो है अकायरल इसको काउंट करेंगे, रोटेशन जो है नहीं आएगी, इसमें 0 आएगी। दूसरी बात, ये तो इंटर कन्वर्जन था। इंटर कन्वर्जन इसलिए मैंने बताया कि कई बार जो है हमें इंटर कन्वर्ट करके इनको फिगर आउट करना होता है कि इस तरीके से जो है कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं कि एक दूसरे के रिलेटिव ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे, इनांशियोमर होंगे, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस। बट जैसे कि मैंने आपको रिवीजन टाइम में जो है बताया था कि इस चीज़ को हम डायरेक्टली भी फिगर आउट कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर हम इसको 60 रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, अगर हम 60 रोटेट करते हैं फ्रंट कार्बन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि H पे H ओवरलैप कर जाएगा, T पे T ओवरलैप कर जाएगा और D पे D। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल सिंपली से डेट कि अगर ये सिमिलर ग्रुप एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे रोटेट करने पर, ओके, तो ये सिमिलर ग्रुप अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। तो न्यूमैन में डायरेक्टली जो है अगर हमें मेसो को क्लियरिफाई करना है, तो डायरेक्टली मेसो को क्लियरिफाई करने के लिए हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि H जो है H पे हो जाएगा, T T पे हो जाएगा और D D पे हो जाएगा। ओके, तो लेट मी टेल यू, जिससे एक डाउट भी है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे जो है हम R और S को फिगर आउट करेंगे। तो जैसे फिशर प्रोजेक्शन है या फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है किसी में भी, और किस तरीके से जो है इसको फिगर आउट करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें एक तो हमारी सिचुएशन है कि हम जो है रफ जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ग्रुप। तो रफ कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें जो है R और S में हमें सिर्फ देखना होता है कि 1 2 3 की पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ओके, तो 1 2 3 में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है CIP रूल्स के अकॉर्डिंग, और इसकी प्रायोरिटी सेकंड है और इसकी प्रायोरिटी थर्ड है अकॉर्डिंग टू द CIP रूल।
तो इससे जो है हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रोटेशन कैसी है। जब आई रोटेशन की बात करेंगे 1 2 3 से ऑब्जर्व करेंगे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। एंटी क्लॉकवाइज है तो रफ कॉन्फ़िगरेशन एस दिख रहा है हमको। लेट्स फिगर आउट दैट कि जब हम आर एस डिसाइड करते हैं तो उसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, द फोर्थ वन, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब कि ऑब्जर्वर से ये जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखेंगे। तो डेफिनेटली जो है अगर हम इसको दूर रखने की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, द लोअर वन, इस पे होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस पे भेजने की बात कर रहे हैं तो कितनी बार जो है हमें पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो इट इज क्लियर डेट कि यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इज ए इवन नंबर। तो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है डेट विल बी एस, रिमेन एस, बिकॉज यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ रहा है, हेयर वी हैव टू तो इवन एक्सचेंज अगर हम करते हैं तो वो रफ के जैसा ही आएगा जो हमें रफ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, और अगर हम ऑड एक्सचेंज करते हैं तो वो बेसिकली जो है उससे अपोजिट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दैट कि मैंने तुम्हें जो है ये कुछ इस तरीके से दिया है, ओके, तो ये हमारे पास ये है। तो इसमें हमने प्रायोरिटी डिसाइड की, तो प्रायोरिटी डिसाइड किया तो कुछ इस तरीके का प्रायोरिटीज आया, और यहाँ पे अगर हम 1 2 3 को देखना शुरू करें तो कैसा जो है रोटेशन हमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है रफ कैसा नज़र आ रहा है, तो क्लॉकवाइज होता है तो रफ कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसा होता है, आर। और ओरिजिनल की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनल डिसाइड करने के लिए जो है हम देखेंगे कि हमें कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा इसको बॉटम साइड पे भेजने के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक ही बार एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक बार एक्सचेंज करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या हो जाएगा, एस, बिकॉज ऑफ ओड एक्सचेंज। तो ओड एक्सचेंज की वजह से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन है ऑड और इवन को लेके। You have to study CIP rules to figure out the priorities. Okay, priorities को figure out करने के लिए आपको CIP rules को study करना होगा। CIP rules के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, कनेक्टिविटी जब हम सर्च आउट करते हैं, जो भी हमारा कायरल सेंटर होगा या कायरल यूनिट होगी, तो वहाँ से जो है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन एटम कायरल है, तो इसके जो चारों बॉन्ड यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेच हो रहे हैं, इसमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा लेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है कनेक्टिविटी में, तो जब तक डिफरेंट ना मिल जाए तब तक आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तो क्लियरली जो है अगर हम इन दोनों में प्रायोरिटी को डिसाइड करने की बात करें तो दोनों डायरेक्टली कार्बन है। तो अगर हमें पहली पोजीशन पे टाई मिल रहा है तो देन विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, अगली पोजीशन पे मूव करेंगे, और अगली पोजीशन पे मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर कार्बन मिल रहा है लेकिन यहाँ पे सब हाइड्रोजन ही है। तो इसके बेसिस पे इसकी प्रायोरिटी जो है हम क्या ले लेंगे, ज़्यादा लेंगे, हाई प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, तो जब तक हमें डिफरेंस ना मिल जाए तब तक आगे की तरफ मूव करते रहेंगे CIP रूल्स में। दूसरी बात ये कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो तो उसमें जो है आइसोबार्स की सिचुएशन है। तो आइसोबार्स में जो है जिसका मास नंबर अधिक होगा उसको प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा देते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है इसको प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हायर प्रायोरिटी दे देंगे इसको। ओके, तो ये जो है सिचुएशन है। अब इसमें क्या है कि प्रायोरिटीज़ में जैसे कई बार मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और इसमें जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जो है कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको कंसीडर करना है कुछ इस तरीके से, जितने इसमें सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं उतने ही, सॉरी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बना दे रहे हैं, और ऑक्सीजन की कोवेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको सिग्मा बॉन्ड में लिखोगे तो कोवेलेंसी जो है एक बच जाएगी, तो उसमें फिर कार्बन जोड़ देना है फर्दर कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसको जो है आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, इस ग्रुप को, द होल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज दिस। फिर जो है आप इसमें कंपेयर करोगे कि इसमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये सभी के लिए है ट्रू, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, तो जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, उतने सिग्मा बॉन्ड उससे बना के फिर कंपेयर करना है। इसके बाद लोन पेयर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, कि अगर लेट्स सपोज दैट लोन पेयर भी है एक स्पीसीज में, तो उसको फैंटम एटम बोलते हैं, और फैंटम एटम की प्रायोरिटी जो है सबसे कम होती है। ओके, तो ये हमारा CIP रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रायोरिटीज को डिसाइड करते हैं। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं, तो अब जो है आप इजीली इसमें RS फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने RS को जो है इस तरीके से फिगर आउट किया था। अब इस RS कॉन्फ़िगरेशन को जो है यहाँ पे इंटर कन्वर्जन में हमने यूटिलाइज किया कि किस तरीके से इंटर कन्वर्जन करेंगे। तो इज इट क्लियर नाउ? ये जो है अब क्लियर हो रहा है कि कैसे जो है हमने इसमें इंटर कन्वर्जन किया, RS डिसाइड किया। तो यू हैव टू लर्न समथिंग बाय योरसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे जैसे रिवीजन क्लास है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि बेसिक चीज़ों में जैसे CIP रूल्स हैं, और वो हमने रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ाया था जब हम उसमें आइसोमेरिज्म और GOC डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उस चीज़ को डिस्कस किया था। तो आपको उस क्लास में फोकस भी करना चाहिए था, राइट? ओके, नो वरीज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने आइसोमेरिज्म में सीख लिया कि कैसे स्पीसीज को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है, राइट? दूसरी बात ये कि यहाँ पे जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के रिलेटिव क्या है। जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास जो है ये सबस्टांसेस हैं, जैसे ये एक ये है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो दूसरा जो है ये है। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमें पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। कोरिलेशंस मीन्स कि इनांशियोमर है, डाइस्टीरियोमर से आइडेंटिकल है, क्या है, राइट? कि किस तरीके की सिचुएशन है ये। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ये सब पता करने के लिए हमें इनमें जो कायरल कार्बन एटम हैं उनका R और S कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट करना होगा। मिरर इमेज के लिए जस्ट अपोजिट होने चाहिए इनांशियोमर्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी अगर अपोजिट नहीं है तो डेफिनेटली डाइस्टीरियोमर होंगे। बट वी हैव टू चेक वन मोर थिंग कि इसमें जो है ये मेजो तो नहीं है। आप देखो ये तो मेजो है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये तो मेजो है, तो ये मेजो है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है क्या है, ठीक है, ये मेजो है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको आइडेंटिकल सिचुएशन में लेके जाना है, सारे कार्बन को वर्टिकली अरेंज करना है। तो सारे कार्बन को वर्टिकली अरेंज करना, तो थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करनी होगी हमें पहले। तो ऊपर वाले कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो जैसे जुड़ा है वैसे ही जोड़ दो। प्रॉब्लम नीचे वाले में है, तो हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल ही रखने हैं, बट इसमें जो है इसको हमें इस तरीके से लिखना ताकि हम कंपेयर कर सकें, सारे कार्बन को वर्टिकली अरेंज कर सकें। ओके, तो यहाँ पे प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा ये,
ये आएगा दूसरे नंबर पे और ये आएगा तीसरे नंबर पे। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, हाइड्रोजन पहले से ही नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हाइड्रोजन पहले से ही नीचे है, हमें कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो है क्या हो जाएगा, तो दिस कार्बन हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि एस रखें, तो मैंने हाइपोथेटिकली ये बना दिया, ठीक है, रैंडमली बना दिया। अब ये सही भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी 3 है। तो रफ कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा है, आर। क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉकवाइज में जो है रफ कैसा दिख रहा है, आर। तो रफ अगर आर है तो ओरिजिनल क्या होगा, एस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल एस होगा, ओरिजिनल क्या है, एस ही है। मतलब हमने जो बनाया था वो सही बनाया था, अगर नहीं बनाया होता, गलत बनाया होता तो पोजीशन एक्सचेंज कर देते, सही हो जाता। इससे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन हमें रिवर्स करना है तो बस 2 बॉन्ड को उठा के एक्सचेंज कर दो, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। और अगर हमें रिटेन करना है तो सबको एक्सचेंज कर दो, इसको इससे एक्सचेंज कर दो, ठीक है, मतलब जो भी उसके 4 हैं 2-2 के पेयर में उनको एक्सचेंज कर दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन ही रहेगा। तो ये चीज़ें यूज की जाती थी, लेकिन ये जस्ट एक शॉर्टकट है जिससे हम इसको पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने जो बनाया है वो आइडेंटिकली जो है सही बनाया है, ये जो है एस ही है। तो अगर ये एस ही है तो उसके बेसिस पे हम जो है कह सकते हैं कि ये भी जो है एग्जैक्टली क्या है, मेजो ही है। तो ये भी मेजो है, ये भी मेजो है, तो इसको डिफरेंट तो काउंट करेंगे नहीं, मेजो जो है सबके सब क्या आइडेंटिकल होंगे। तो 1 और 2 जो है इसमें हम क्या आंसर देंगे कि ये आइडेंटिकल होंगे, दे आर नॉट डिफरेंट, ये दोनों ही अकायरल हैं और आइडेंटिकल हैं। तो मेजो है और आइडेंटिकल है, ओके। तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस जो है आते हैं, तो जिसमें आपको इस तरीके से फिगर आउट करना होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बाद जैसे हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में जैसे उस समय डाउट भी था काफ़ी लोगों को कि कैसे जो है इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि डिस्कशन में बहुत सिंपल सी सिचुएशन है कि यहाँ से जो है बेंडिंग होगी, तो इस एंड को जो है ऊपर की तरफ फ्लिप कर देंगे और इसको नीचे की तरफ फ्लिप कर देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा इसको जो है यहाँ से बेंड कर देंगे जहाँ से मैंने इसको बनाया है, तो दिस विल बी लाइक दिस। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म। तो थोड़ा सा और इसको टिल्ट कर दें तो थोड़ा अच्छा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ओके, तो ये हमारा चेयर फॉर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है एक यहाँ से दोनों से एक कॉर्नर को पकड़ के ऊपर की तरफ टिल्ट कर दिया, दूसरे को नीचे की तरफ। इसमें जो है सबसे कम एंगल स्ट्रेन होता है, स्टेरिक स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन इसमें सबसे लोएस्ट होते हैं। तो चेयर फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल होती है। दोनों को सेम डायरेक्शन में फ्लिप कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में फ्लिप कर दोगे तो ये जो है किस तरीके की सिचुएशन बना लेगा, कुछ इस तरीके की। उसको बॉट फॉर्म बोल देते हैं, सेम डायरेक्शन में फ्लिप कर दोगे तो। जैसे कुछ लोगों का डाउट था कि कैसे बनाएंगे हम, तो बनाना बहुत ईजी था। हाफ चेयर बनाने के लिए सिर्फ एक ही को करना, दूसरे को वहीं रहने दो, हाफ चेयर हो जाएगा। अब जो है इन दोनों कोने को पकड़ के अगर आप ट्विस्ट कर दोगे तो इनको होल्ड कर लो और यहाँ से इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दो, तो इट विल बिकम ट्विस्टेड बॉड। तो बहुत ईजी है। तो इस तरीके का कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे। चेयर में स्टेबिलिटी में जैसे मैंने बताया था, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड होते हैं। इक्वेटोरियल जो है अवे फ्रॉम द रिंग होते हैं, एक्सियल परपेंडिकुलर टू द रिंग होते हैं। तो अगर कोई बल्की ग्रुप होगा तो हम एक्सियली ना जोड़ के उसको कैसे जोड़ेंगे, इक्वेटोरियल, एक्सेप्ट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उनको जो है ध्यान रखेंगे। अब देखो जीओसी में सिर्फ आइसोमेरिज्म तो है नहीं, इसमें जो है जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे एल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस है, तो एल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस में
अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी जो है वो जनरली इंक्रीज करती है। जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिसिटी क्या है, इंक्रीज करेगी। तो बेसिसिटी तो इंक्रीज करेगी, बट क्या हम बोलेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेके? तो बेसिसिटी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली जब एबिलिटी की बात करते हैं तो रेट की बात कर रहे हैं हम, तो रेट जो है सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगी, जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो इसलिए जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है जस्ट इसके अपोजिट होती है। तो दोनों एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, अगर हम इसमें पॉइंट आउट करें तो दे आर क्वाइट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बेसिसिटी इज अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी इट इज जस्ट ए काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका काम सिर्फ रेट से है, स्पीड से, कि कितना फास्ट कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये जो है थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक्युमुलेशन की बात हो रही है कि किसके पास ज़्यादा इकट्ठा है, स्टोर किसके पास ज़्यादा है। तो स्टोरेज से मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कितना सप्लाई है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे रेट क्या है, ठीक है, कौन ज़्यादा स्पीड में डोनेट कर दे रहा है, उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी में इस तरीके का जो है बिहेवियर देखते हैं। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, और उसमें जो सबसे फेमस वैरायटी है डेट इज़ कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी में फिनोल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो फिनोल में जैसे कोई भी यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, तो कोई भी ग्रुप है वो ग्रुप जो है किसी पोजीशन पे जुड़ा हो सकता है, इसके रिलेटिव ऑर्थो पैरा मेटा किसी पोजीशन पे। बट इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस एम प्लस आई और प्लस एच जो है ये एसिडिटी डिक्रीज करते हैं। एसिडिटी को क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे will decrease एसिडिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एसिडिटी डिक्रीज करेंगे तो ऑन द अदर हैंड ये अगर हम ले लेंगे तो इनका काम जो है क्या होगा, बढ़ाना, will increase एसिडिटी। डेट इज ट्रू फॉर ऑल। और जस्ट इससे रिवर्स जो है हम किसके लिए लिखते हैं, बेसिसिटी के लिए। ये जो है सिर्फ इनमें जो है इससे रिलेटेड ऐसा है। अब देखो ध्यान से देखो कि अगर हम इस तरीके की सिचुएशन इन दोनों में लिख रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे जो है हम ये बोलेंगे एग्जैक्टली कि प्लस वाले जो है अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहे हैं और माइनस वाले बढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो घटाने में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, घटाने में भी रेजोनेंस और बढ़ाने में भी रेजोनेंस। इसके बाद घटाने बढ़ाने में फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लीस्ट इंडक्टिव। तो यहाँ पे जैसे हम OH की बात कर रहे हैं कि हमने OH को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, जैसे इनमें हमें कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना है कि किसका जो है एसिडिटी ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास 4 फिनॉल के डेरिवेटिव हैं, जिसमें अभी सिर्फ मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को इन्वॉल्व करके बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है और कुछ भी जो है हमने। तो CH3 जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी के लिए हमें पता है कि डबल बॉन्ड के साथ जो मिथाइल ग्रुप या जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके जो है अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जो कि मैं एक बना के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जस्ट ए मिनट। डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ एरो जो है कुछ इस तरीके की होगी।
तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर नेगेटिव और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ये H+ के रूप में रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सिमिलर बिहेवियर यही रहेगा। तो CH3 जो है रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, मतलब ये एक +H ग्रुप है। लेकिन पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन से हमारा मतलब है कि इट शुड बी कनेक्टेड टू द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो यहाँ ऑर्थो है, इसमें पैरा है। यहाँ मेटा है तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा और इसमें कुछ नहीं। तो अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 3, अगर नंबरिंग कर देते हैं तो 1 2 3 नंबरिंग करके हम बोल सकते हैं कि 4th का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस वाला नहीं है, बाकी सब में तो प्लस वाला है। और हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि जितने भी प्लस वाले हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएंगे। तो रिलेटिवली फिनोल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बाकी सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। दूसरी बात, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा घटाएगा इंडक्टिव से, तो इसलिए सेकंड वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हम इसका दूसरा नेचर जो कि क्या होता है, इंडक्टिव, क्योंकि एक इंडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा ग्रुप है, ये +I ग्रुप है, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट जो है क्रिएट करेंगे। और उससे डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो क्लियरली जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा दूर है। तो इंडक्टिव में ऑब्वियस सी बात है कि वो पुअर होता रहता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना दूर उतना पुअर। तो घटा रहा है तो दूर रहेगा तो बेटर है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो घटाना नहीं है। तो सेकंड के बाद लेंगे थर्ड को और फिर लेंगे हम फर्स्ट को। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, CH3 के इफेक्ट की वजह से। अब देखो यहाँ पे फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता, बट यही सिचुएशन अगर हम एसिटिक एसिड के लिए लेते हैं, कि जैसे हम एसिटिक एसिड के 4 डेरिवेटिव ले लेते और उसमें जो है हम आपसे सेम क्वेश्चन को पूछते कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, ट्रेंड वही रहेगा। आपको जो मैंने बताया है, प्लस वाले डिक्रीज करते हैं, माइनस वाले इंक्रीज करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है हमेशा, और उसी के बेसिस पे जो है आपको फिगर आउट भी करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन है। तो इन सिचुएशंस में जो है अगर हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ हेयर, तो तुम्हें अगर दिया जाए तो तुम इसमें जो है फर्स्ट वाले को क्या है, सबसे लोएस्ट ले लोगे। अभी जो मैंने एग्जांपल आपको फिनोल वाला बताया, उसके बेसिस पे आप सिंपली बोल दोगे कि फिनोल जो है, मतलब ये जो ऑर्थो वाला है, ये सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि इसी वे में जो है आप इसको लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये +H है, ओके, यहाँ पे सिर्फ +I है, यहाँ पे +H है, ओके, और यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन में फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में नहीं भेजना है। लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉजिक सिंपली ये है कि यहाँ पे इसकी वजह से होने से इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जब होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि COH जो है वो जो पहले इसके साथ रेजोनेंस में था रिंग के, वो रेजोनेंस में नहीं होगा। और रिंग जो है बेसिकली कर क्या रहा था, तो अगर आप रिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो रिंग कर ये रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, किसको, COH को। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये +M के जैसा एक्ट कर रहा है इस ग्रुप के लिए, तो ये तो एसिडिटी घटा देगा। मतलब बेंजीन का COH के साथ रेजोनेंस में रहना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिटी घटाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ऑर्थो पोजीशन पे किसी ग्रुप को हमने अटैच किया, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है आउट ऑफ द प्लेन हो गया,
अब प्लेनर नहीं रहेगा तो उसकी वजह से रेजोनेंस तो लगेगा नहीं, तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो आउट ऑफ प्लेन हो गया तो अब रेजोनेंस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ये लग रहा था, ये वाला रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे इनमें नहीं लगेगा। अब जो है सिर्फ ये किस केस एक्ट करेगा, इंडक्टिव। और फिनाइल रिंग का इंडक्टिव जो है कैसा होता है, -I। इसका मतलब रेजोनेंस खत्म करके +M, जो pH का रिंग का +M नेचर था, उसको हमने खत्म करके जो है किसको लगा दिया, -I को। तो ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो गया कि +M खत्म किया जो एसिडिटी घटा रहा था, और उसकी जगह हमने ऐसे नेचर को ले आए जो एसिडिटी बढ़ाएगा, -I। तो इस वजह से ऑर्थो इफेक्ट में जैसे कोई भी हो, अगर सब में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा तब कंपेयर करना है कि कौन कैसा है। बट अगर एक में है ऑर्थो पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द बेंजोइक एसिड और बाकी में नहीं है, तो ऑर्थो वाले की एसिडिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट हो जाती है इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ये जो रेजोनेंस खत्म हुआ, रेजोनेंस खत्म होकर उसकी जगह पे जो इंडक्टिव आ गया है, ठीक है, इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। तो जब ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, जिसको सर इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो बिकॉज ऑफ डैट यू विल से डैट कि यहाँ पे जो है इसकी वजह से जो है जो सर इफेक्ट लगेगा, द एसिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी हाईएस्ट। तो इन चारों में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जो है फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बिना सोचे समझे इसको सबसे आगे लेना है, सबसे हाईएस्ट ले लेना है फर्स्ट वाले को। अब बाकी में कंपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि बाकी में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, तो बाकी में नॉर्मली कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली जो है जो प्लस वाले हैं उनकी तो कम होगी इससे, क्योंकि इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। तो फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड। अब थर्ड के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ +I है, यहाँ +H है, तो +H ज़्यादा डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो सबसे लीस्ट रखेंगे, तो सेकेंड और फोर्थ। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो डेट इज रोल ऑफ ऑर्थो इफेक्ट इन द बेंजोइक एसिड। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास, और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।